सभी को नमस्कार। रिमझिम जो कक्षा 1 की नवीन पाठ्यपुस्तक सत्र 2021-22 से हमारे विद्यालयों में लागू होने जा रही है, उसको लेकर के ये जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, आज इसका दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम आपसे बातचीत करेंगे स्कूल की तैयारी के संबंध में। कल की चर्चा में आप सबने जो हमारी रिमझिम पाठ्यपुस्तक, जिस पर अगले सत्र से बच्चे भाषा सीखने का कार्य करेंगे कक्षा 1 में, उसके बारे में आपने जाना। चर्चा के दौरान यह भी बात आई थी कि कक्षा 1 के बच्चे कैसे इन पाठ्यपुस्तकों के साथ शुरुआत से ही भाषा सीखने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि हमारे बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में आते हैं, उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। हमारे विद्यालयों में आने वाले बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्व के वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ करके आते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने घरों में अपने माता पिता की मदद से कुछ भाषाई क्षमता विकसित किए होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके घर में पढ़ने पढ़ाने का कोई माहौल नहीं होता। वे भाषा को लेकर के जो उसका मानक स्वरूप है, उसकी कोई समझ नहीं रखते। किंतु ये सारे बच्चे अपने घर में अपने माता पिता से, सगे संबंधियों से, परिचितों से मौखिक रूप से किसी न किसी भाषा में अंतःक्रिया करते हैं और बेहतर तरीके से अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। तो निश्चित रूप से वे बच्चे मौखिक भाषा में तो बहुत समृद्ध होते हैं, किंतु यदि पढ़ने और लिखने की बातचीत की जाए या उस स्तर पर उनकी क्षमताओं का आकलन किया जाए तो वे अलग अलग स्तर पर होते हैं। और यह बहुत आवश्यक होता है कि जब हम कक्षा 1 में उन बच्चों के साथ भाषाई दक्षता विकास का कार्य करें तो हम ये प्रयास करें कि सारे बच्चे एक स्तर पर हों या लगभग आसपास हों, ताकि शिक्षक जब उनसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करें तो सारे बच्चे एक तरह एक जैसी प्रगति कर सकें। इस संबंध में शिक्षाविद मिस्टर मैथ्यूज का भी यह कहना है कि जो उनका यह कहना है कि रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर। जो बच्चे शुरुआती कक्षाओं में पिछड़ जाते हैं सीखने की प्रक्रिया में, वो लगातार पिछड़ते जाते हैं, और जो बच्चे तेजी से आगे बढ़ते हैं वो लगातार तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। इस संबंध में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, वह भी इस बात को कहती है कि हमें यह प्रयास करना होगा कि हम सारे बच्चों को स्कूल की तैयारी के माध्यम से एक स्तर पर ले आएं, जिससे कि हम सारे बच्चों को एक जैसे तरीके से पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल कर पाएं। आज के सत्र में हम इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि स्कूल की तैयारी के अंतर्गत हम बच्चों के साथ शुरुआती 90 दिनों में कौन कौन सी क्रियाकलाप करें भाषाई दक्षता विकास के लिए। यदि हम अपने लक्ष्य को यह मानकर चलते हैं कि हमें बच्चों को शुरुआती वर्णमाला का ज्ञान कराना है, समझ विकसित करनी है,
उन्हें पढ़ने के लिए तैयार करना है। वे अपने कक्षा के स्तर के अनुसार जो पाठ्य वस्तु है या पाठ्य पुस्तक में विषय सामग्री है उसे वे पढ़ सकें और साथ ही साथ अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार वो लेखन क्रिया में भी आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए हम सभी शिक्षकों को एक समय सारणी के अनुसार उनके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चों की जो समृद्ध भाषा भंडार उनके पास मौखिक रूप से है, शुरुआती दौर में हम उनका ही प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। यहां आप देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 2 में बिंदु संख्या 5 इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहता है कि वर्तमान समय में ECCE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जो कि वर्तमान समय में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही है और वहां तक सारे बच्चों की पहुंच नहीं है। इसके कारण होता क्या है कि बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रथम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हफ्तों बाद, यहाँ कक्षा 1 की बात की जा रही है, जिस रिमझिम पाठ्यपुस्तक को लेकर के हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब उस पाठ्यपुस्तक के साथ वे बच्चे कार्य करने को तैयार होते हैं, तो जो बच्चे ECCE केंद्र के हिस्सा नहीं होते हैं या वो आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 साल या 2 साल नहीं बिताए होते हैं, तो उन बच्चों में और जो वहां होते हैं उन बच्चों में काफी अंतर होता है। और जो नहीं होते वो अपने सहपाठियों से, जब वो कक्षा 1 में प्रवेश लेते हैं और साथ साथ अध्ययन करते हैं, तो वो अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। जिन बच्चों के घर में कोई पढ़ाने का माहौल नहीं है और या उनके माता पिता साक्षर नहीं हैं, वे अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं शुरुआती दौर में या उसकी महत्ता को भी नहीं समझते। उनको ऐसा लगता है कि बच्चे विद्यालय जाएंगे तो ये शिक्षक का कार्य है, वो उनको पढ़ाएंगे, वो उनके साथ कार्य करेंगे, शिक्षण का कार्य, मेरा कार्य तो यह नहीं है। ऐसी भी सोच बहुत से माता पिता के साथ होती है और यह सब कुछ बच्चे के साथ इस तरीके से संलग्न होता है कि वे बच्चे अपने सहपाठियों के साथ लगातार पिछड़ते जाते हैं। और इन सारी बातों को लेकर के, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सुझाया गया है कि एक प्ले आधारित एक स्कूल तैयारी का मॉड्यूल बनाया जाएगा और उसी क्रम में SCERT के द्वारा भी स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया है। यह 3 महीने का है, कुल 90 कार्य दिवसों में यह संचालित होगा और इसमें गतिविधियां और वर्कबुक शामिल की गए हैं और विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है कि अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार इत्यादि पर बच्चों के साथ कार्य किया जाए। और जब हम बच्चों के साथ इन विविधताओं के साथ कार्य करेंगे तो हम बच्चों को इस हेतु तैयार कर पाएंगे कि जो हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम है उसके जो विषय वस्तु है उसके साथ हम उनके आगे की समय में बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। आप में से किसी ने, एक प्रतिभागी ने एक प्रश्न उठाया है 90 कार्य दिवस। हाँ, अभी हम इस पर इस सत्र में आपसे चर्चा करेंगे। 90 कार्य दिवस तक हम प्रतिदिन भाषाई दक्षता विकास को लेकर के एक गतिविधियां करेंगे। ये गतिविधियां क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, किंतु ऐसा नहीं होगा कि इन 90 दिनों में हम सिर्फ ये गतिविधियां ही करेंगे। अभी आप देखेंगे आपके प्रशिक्षण साहित्य में भी इसकी विस्तृत चर्चा की गई है कि कैसे हम प्रतिदिन अपनी कक्षा में इन गतिविधियों को भी शामिल करेंगे जो हमारे 90 दिन के जो स्कूल तैयारी का मॉड्यूल होगा, और साथ ही साथ किताब के जो शुरुआती पाठ हैं उनको भी लेकर कार्य करेंगे।
और ऐसा करने के दौरान हम यह ध्यान रखेंगे कि बच्चों का जो स्तर है, वो जो कुछ कर पाने में सक्षम हैं, वो अपने अनुभव, पूर्व ज्ञान और क्षमता के अनुसार जितना कर पाएंगे, उसको ध्यान में रखते ही शिक्षक सारी गतिविधियों को संचालित करेगा। और उसका एक विस्तृत संदर्भ और प्लान आपके सामने रखा जाएगा, और हम इसको देखेंगे कि जब हम इन योजनाओं को लेकर के कक्ष में बच्चों के साथ हैं, तो हम बेहतर तरीके से उनको विद्यालय में समायोजित कर पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम उनकी जो भाषाई दक्षता विकास है, कक्षा 1 का जो अपेक्षित है उनसे कि कक्षा 1 के समाप्त होने तक उनका जो अधिगम संप्राप्ति है यहां तक होना चाहिए, वहां तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। और इसके लिए शुरुआती दौर में, अब यदि बातचीत करें, कल के सत्र में भी एक प्रश्न आपके बीच से उठा था कि बच्चा अक्षर और वर्ण तो नहीं जानता, फिर शब्द कैसे बना पाएगा। एकदम आपका ऐसा प्रश्न उठाना सही है। एक सामान्य शिक्षक भी इस तरीके से बात सोच सकता है, हम सब भी सोच सकते हैं। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, जब कल हम लोगों ने पाठ्यपुस्तक का अवलोकन किया था, तो वहां पर एक बात आपके बीच में संदर्भित की गई थी कि भाषा शिक्षण की 2 विधाओं को हम लेके साथ चलते हैं, और जिसे हम कहते हैं संतुलित पद्धति। इसके 2 भाग होते हैं। हम शिक्षक भी इन दोनों भागों को लेकर ही कक्ष में कार्य करते हैं। इसका एक पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं समग्र भाषा पद्धति। समग्र भाषा पद्धति की यदि बातचीत की जाए तो इसके अंतर्गत, जैसे मान लीजिए बच्चा घर से विद्यालय आ रहा है और शिक्षक से वार्तालाप कर रहा है, अपने सहपाठी से वार्तालाप कर रहा है, तो वो एक अपनी जो उसकी स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, घर की जो भाषा है, वो उसका प्रयोग कर रहा है और पूरी तरीके से व्याकरण सम्मत कर रहा है। तो उसके पास एक शब्द भंडार भी है और अपनी बात को कहने के लिए एक भाषा भी है। तो उसको समग्रता के रूप में, वो समग्रता के साथ वो यूज करता है, प्रयोग करता है कक्ष में। तो वो उसके पास एक भंडार है, समृद्ध भंडार है। तो शिक्षक क्या करता है शुरुआती दौर में, वह भी बच्चों को कहानी कविता जब सुनाता है तो वो समग्र रूप से भाषा में मौखिक रूप से बच्चों के सामने अभिव्यक्त करता है। बच्चे उसको सुनते हैं, उसको समझते हैं, और फिर क्रमशः जो कुछ उसने सुनाया या कहा, उसमें से कुछ लाइनें वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। उस 1-2 लाइन विशेष के बारे में बातचीत करता है, वाक्य विशेष के बारे में। फिर उस वाक्य विशेष में से किसी शब्द विशेष को संदर्भित करता है बच्चों के सामने, और फिर उस शब्द में जो ध्वनियां हैं उनको संदर्भित करता है। मान लीजिए किसी कहानी में शिक्षक ने बच्चों के साथ हाथी पर बातचीत किया। हाथी जंगल में जा रहा था, उसे रास्ते में शेर मिला, कुछ इस प्रकार से कहानी उसने सुनाया। और फिर सुनाने के बाद उसने श्याम पट पर एक वाक्य लिखा, हाथी जंगल में जा रहा था। तो वाक्य लिखने के बाद फिर उसने हाथी को संदर्भित किया और बच्चों से कहा ये हाथी है। बच्चों ने भी कहा, बच्चों ने उसको देखा और हाथी बोला। अब हाथी में कितनी ध्वनियां हैं, तो 2 ध्वनियां हैं, हां और थी। तो यहां से हम समग्र से अंश की ओर आ रहे हैं। ठीक इसका दूसरा पक्ष है अंश आधारित। जब हम शुरुआती दौर से ही बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान देते हैं, हम विभिन्न ध्वनियां उनको सिखाते हैं, बताते हैं या इस तरीके से लिखा है तो हम क बोलेंगे, और इस तरीके इस स्वरूप में लिखा है तो हम इसको ख बोलेंगे। तो वहां हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, और फिर उनको मिला करके, जैसे हमें एक ध्वनि है क की आकृति दिखाई, दूसरी ध्वनि है म की आकृति दिखाई, और तीसरी ध्वनि है ल की आकृति दिखाई, और फिर तीनों को मिला करके हमने कमल बनाया। और फिर उसके बाद आगे बढ़े और बोले कमल तालाब में खिलता है, कमल का रंग लाल होता है। फिर हम वाक्य पर गए और फिर उसको लेकर के हमने एक स्टोरी फ्रेम कर लिया। तो यह जो पद्धति है इसे हम कहते हैं अंश आधारित पद्धति। और कक्ष में शिक्षक दोनों पद्धतियों को मिला के चलता है, संतुलित रूप से चलता है। तो यहां पर जब हम इन तरीकों को अपनाएंगे,
तो जो आपके बीच से प्रश्न आया था कि जब वो वर्ण और अक्षर ही नहीं जानता तो कैसे फिर आगे की बात होगी। तो जब हम ये समग्र भाषा पद्धति अपनाएंगे तो वहां कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होगी, और जब अंश आधारित हम पद्धति अपनाएंगे तो वहां कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होगी। और ये शुरुआती जो स्कूल की तैयारी, जो 90 दिन का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है और आप सबके माध्यम से वो शिक्षकों तक जाएगा और कक्षा तक जाएगा, तो जब वहां उन कार्यक्रम को हम लागू करेंगे बच्चों के साथ में, तो हम सब मिलकर के बच्चों को इस हेतु तैयार कर पाएंगे कि वे पढ़ने में भी अपने स्तर के पाठों को पढ़ सकेंगे और लिखने के लिए भी वो तैयार हो पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। शुरुआती दौर में जब बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं तो उनकी जो अपेक्षा होती है, बच्चों की जो अपेक्षा होती है, क्योंकि उनके लिए विद्यालय एक नया परिवेश होता है। घर में तो अपने माता पिता के प्रति बहुत सहज होते हैं, वो अपनी बातों को बड़े आसानी से माता पिता से कह भी लेते हैं और उनके व्यवहार को भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया हमको मिलेगी। किंतु जब वो विद्यालय में आते हैं तो विद्यालय में उनको एक नवीन वातावरण से रूबरू होना पड़ता है, और उस स्तर पर ये बहुत आवश्यक होता है शिक्षक के लिए कि शिक्षक कैसे बच्चों को विद्यालय के परिवेश में समायोजित करें, कैसे बच्चों को यह एहसास दिलाने में सफल हो कि जैसा आपका घर है वैसा ही ये विद्यालय है। जिस भाषा में आप घर में अंतःक्रिया कर रहे थे उसी भाषा को मैं सम्मान दूंगा, जिसे L1 भी कहा जाता है, जो उनकी अपनी मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है या परिवेशी भाषा है। यह बार बार कहा जाता है कि उन भाषा को जो बच्चे अपने घर से लेके आते हैं जिसमें वो समृद्ध होते हैं, यदि वो विद्यालय में उनको शुरुआती दौर में प्रयोग कर रहे हैं तो उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। और फिर धीरे धीरे जब शिक्षक उनसे मानक भाषा में या कक्ष में मानक भाषा का प्रयोग शिक्षक द्वारा होता है, या वो शब्द कक्ष में पढ़ने पढ़ाने के दौरान तैरते हैं, तो बच्चे अनुसरण करते हैं और अनुकरण और अनुसरण के माध्यम से फिर वैसा ही बोलने लगते हैं और बच्चे अपनी स्थानीय या मातृभाषा से मानक भाषा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उनकी उन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए हमको कक्षा 1 की जो हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके लिए उनको तैयार करना है। वहां जो विषय वस्तु, जिस पर हमने आपसे कल चर्चा की थी, वहां जो विषय वस्तु शामिल की गई हैं उनसे बच्चों को कैसे अवगत कराया जाए और उसके माध्यम से कैसे बच्चों की भाषाई दक्षता विकसित की जाए, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम शुरुआती 90 दिनों में ये जो गतिविधियां आपके साथ साझा की जा रही हैं, हम शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ साझा करें। उसमें सबसे पहली गतिविधि, शिक्षक बच्चों के साथ सामान्य जो विद्यालय का परिवेश है, वहाँ जो आसपास का वातावरण है और शिक्षक जो हैं उनसे बच्चों का परिचय हो, वो विद्यालय के प्रांगण को देखें, विभिन्न कक्षों का अवलोकन करें, वहाँ जो चीज़ें लगी हैं उनसे वो अंतःक्रिया करें, उनको ऐसा लगे जैसे मेरा घर है वैसा मेरा विद्यालय है। शुरुआती दौर में कुछ खिलौने अगर हैं तो वो आप उनको खेलने को दे सकते हैं, उनको एक ऐसा माहौल दीजिए जैसे कि ये आपके घर जैसा ही है और हम आपके अभिभावक जैसे ही हैं, हम आपके घर के सदस्य जैसे ही हैं। अब धीरे धीरे हम उनको भाषा के विकास की जब तरफ ले चलते हैं तो पहले हम शिक्षकों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे छोटे छोटे प्रश्न करें और उनको ऐसा एहसास कराएं कि कोई ऐसी नई बात आपके सामने या कोई ऐसी चैलेंजिंग बात आपके सामने नहीं रखी जा रही है जिससे आपको यदि प्रश्न का उत्तर देने में कोई असुविधा हो रही हो, या कोई ऐसा आपके सामने प्रश्न रखा जा रहा है कि जो आपको असहज कर रहा है। इन बातों से हम शिक्षकों को बचना होगा। तो शुरुआती दौर की चर्चा में आप उनसे पूछ सकते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, या आपके घर में कौन कौन है, घर में तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगता है। हाँ, एक प्रतिभागी आप में से किसी ने कहा है कि तुम के बजाय यदि आप कहा जाए तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। देखिए जो NCF 2005 का जो डॉक्यूमेंट आया था तो वहां पर भी इस बात को कहा गया था, संदर्भित किया गया था कि जिस तरह की अपेक्षा हम बच्चों से रखते हैं ठीक उसी प्रकार के संबोधन हमको बच्चों के साथ करना चाहिए। तो आपने एकदम सटीक कहा, हम छोटे बच्चों के साथ
आपका भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु यदि तुम का भी प्रयोग किया जाए और खास करके छोटे बच्चों के साथ जो आरंभिक कक्षाओं में हैं, तो वहां पर एक बेहतर जुड़ाव महसूस होता है। इसको भी हमको जानना होगा, हम इसको नकार नहीं सकते। हम देखिए अपनी माँ को घर में जब हम आप कह के संबोधन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम माँ के साथ औपचारिक बातचीत कर रहे हैं, और जब मैं अपनी माँ के साथ हम तुम संबोधित करके कहते माँ तुमने तो ऐसा, मैंने तो तुमको कहा था कि आज मैं थोड़ा देर से घर आऊंगा, कुछ इस तरीके की जब बात करते हैं तो आपका एक जुड़ाव तुम शब्द के साथ बेहतर हो पाता है। तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ आप शब्द का संबोधन कर पा रहे हैं और उसके साथ बच्चे आपके साथ सहज महसूस कर रहे हैं, तो आप इन शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो जब इस तरह के आप प्रश्न करेंगे, जब बच्चों को आप मौखिक रूप से अपने आप को शुरुआती दौर में अभिव्यक्त करने का अवसर देंगे, तो आप देखें कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है, हर बच्चा अपना नाम बहुत आसान तरीके से बता लेता है, चाहे वो एक ही शब्द में बताए या 2-3 शब्द उसके लिए प्रयोग करे, वो आपके सामने कह लेगा और उसको लगेगा ये तो सामान्य सी बातचीत हो रही है हमारे साथ। सभी बच्चों को अवसर मिला, सारे बच्चों ने एक दूसरे को बोलते हुए देखा, वो उनसे प्रेरित भी हुए और अपनी बात भी कहे, क्योंकि कुछ बच्चे शुरुआती कक्षाओं में थोड़ा झिझक रखते हैं, जब तक उनको शिक्षक अवसर न दे या सहज न वातावरण बनाए वो नहीं बोल पाते। तुम्हारे घर में कौन कौन है, जब आप इस तरह के प्रश्न उनके सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे अपने घर के सदस्यों के बारे में आपको बताएंगे और यहीं से फिर उनका मुखर होना शुरू होगा, शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करना, आपस में बातचीत करना शुरू होगा। घर में तुम्हें कौन सबसे अच्छा लगता है, यदि इस तरह के प्रश्न किए जाए तो बच्चे फिर अपने पसंद और नापसंद को भी व्यक्त करते हैं और इसके माध्यम से वो बोलने के लिए तैयार होते हैं और बोलते भी हैं। अब आप उनसे परिवेश से संबंधित बातचीत भी कर सकते हैं। ये जो कुछ टॉपिक्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, ये सारी विविधताएं आपको बच्चों के साथ केवल भाषाई दक्षता विकास में कार्य नहीं करेंगे, ये बच्चों में और भी क्षमताओं को विकसित करने का कार्य करेंगे, जो आगे जब हम दूसरे विषय का अध्ययन अध्यापन बच्चों के साथ करेंगे या और भी उनके व्यक्तित्व विकास की जब बातचीत करेंगे तो बेहतर इन सारे संदर्भों में बच्चे बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे या अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाएंगे। जैसे आप कक्षा 1 के बच्चों से, छोटे बच्चों से आपने प्रश्न किया, तुम्हारे घर में साफ सफाई का ध्यान कौन रखता है? बच्चों ने कुछ उत्तर दिया, कई बच्चों ने उत्तर दिया, सबने भिन्न भिन्न उत्तर दिया और फिर आपने उसमें कुछ जोड़ा और यहीं पर आपने साफ सफाई के महत्व पर भी चर्चा कर ली, उनके स्तर से कुछ आपने उनको जानकारी दे दी। तो यहां पर देखिए केवल भाषाई दक्षता विकास नहीं हो रहा है, यहां पर हम उनके मानवीय मूल्यों को भी विकसित कर रहे हैं और उन छोटे बच्चों के मस्तिष्क में जब शिक्षक के द्वारा छोटी छोटी बातों को शामिल किया जाता है, कहा जाता है कि यह करें और यह न करें, यह करना ठीक होगा, यह करना ठीक नहीं होगा, तो अपरोक्ष रूप से और परोक्ष रूप से दोनों तरीके से शिक्षक उनके अंदर एक पूरा व्यक्तित्व का विकास करता है। तो भाषा की कक्षा चल रही है और सामान्य बातचीत हो रही है, परिवेश से संबंधित हम प्रश्नों को लेकर के बच्चों से वार्तालाप कर रहे हैं, उनको अभिव्यक्त करने का अवसर दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे पक्षों को भी विकसित कर रहे हैं। जैसे आपने बच्चों ने प्रश्न किया, हाँ, आपके बीच से एक प्रश्न आया, मानक भाषा के स्थान पर लोकल भाषा का प्रयोग, ये बहुत ही आवश्यक है। आपका कहना एकदम सही है। जब तक हम बच्चे की स्थानीय भाषा, मातृभाषा या जो उसकी लोकल भाषा है, आरंभिक कक्षाओं में, आरंभिक दिनों में उसको सम्मान नहीं देंगे, सीधे ही प्रथम दिन से, डे 1 से आप उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो मानक भाषा में बातचीत करें, तो बच्चे अपने आप को कक्ष में आइसोलेट महसूस करेंगे। वो अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि उनके साथ शायद वो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने आप को चुप कर लेंगे, वो आपकी बातों का प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो भाषा में मेरे घर में अभी तक काम हो रहा था, 4 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में, मैं तो सारा काम अपने दिन भर का अपना सारा काम मैं इसी भाषा में कर रहा था और घर में तो सब कुछ मेरा संभव हो रहा था, और अचानक एक दिन जब मैं आया विद्यालय में तो शिक्षक कह रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ये नहीं सही है, ये सही है। तोता को पट्टू बोल रहा हूं तो कह रहे हैं नहीं पट्टू नहीं तोता बोलो।
अगर मैं कुत्ता को वो कुक्कुर बोल रहा हूं तो वो कह रहे नहीं कुक्कुर नहीं कुत्ता बोलो। तो जब हर चीज में शिक्षक उनको कह रहा है नहीं ये गलत है, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो ये बच्चों में एक नकारात्मक भाव लाता है। और इतना ही नहीं, एनईपी 2020 भी आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे, वो भी कह रहा है कि लोकल लैंग्वेज, एनईपी तो ये भी कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक स्थानीय भाषा में ही संचालित की जानी चाहिए, और कक्षा 6, 7, 8 की कक्षाएं भी यदि संभव हो तो स्थानीय भाषा में ही संचालित की जानी चाहिए। और एनईपी यहां भी नहीं रुकता, एनईपी यह भी कहता है कि इसके आगे की भी कक्षाएं यदि आपके पास सुविधाएं उपलब्ध हो और पाठ्यपुस्तक उस भाषा में उपलब्ध हो तो आप उनको भी स्थानीय भाषा में आप उसको संचालित कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। और उद्देश्य सिर्फ इसके पीछे एक ही है कि भारत, अतुल्य भारत, हमारे पास भाषाई समृद्धि इतनी बेहतर है, हम पूरे विश्व में अनोखे हैं। हमारे भारत में 22 भाषाओं को हमने संविधान में मान्यताएं दी हैं। हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारी राजकाज की भाषा हिंदी है, और 22 भाषाओं को हमने संविधान में मान्यता दे रखा है। और इतना ही नहीं, हमारे पास लगभग 1500 डायलेक्ट्स हैं, स्थानीय बोलियां हैं, इतनी विविधताएं हैं। और इन विविधताओं को हम कैसे संभाल कर रख पाएंगे अनवरत काल तक? अतुल्य भारत, हम अपनी संस्कृति और हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर इसको हम कैसे रख पाएंगे? तो एनईपी ने इस पर सुझाव दिया है कि आप जो स्थानीय बोलियां हैं, स्थानीय भाषाएं हैं, उसको जीवित रखिए। और वो कहाँ जीवित होंगी? कक्षा कक्ष में जीवित होंगी। किनके माध्यम से जीवित होंगी? शिक्षकों के माध्यम से जीवित होंगी। इसलिए उस पर बातचीत की गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि और धीरे धीरे आप मानक भाषा की तरफ आप बढ़ें, जो किताब की भाषा है। अगर वो खड़ी हिंदी में लिखी हुई है तो फिर आप धीरे धीरे बढ़ेंगे और बच्चे वहां पहुंचेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हम शिक्षकों को उनको रिजेक्ट नहीं करना है उनकी स्थानीय भाषा को लेकर के, या जब उस भाषा में वो अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हमको ये नहीं कहना है कि नहीं आप ऐसा नहीं बोले, ये गलत है। शायद ये ठीक नहीं होगा बच्चों को भाषा सिखाने के संदर्भ में। आप बच्चों से रुचि आधारित भी बातचीत कर सकते हैं, उनकी रुचियों को लेकर भी बच्चों से बातचीत की जा सकती है। जैसे कि तुम्हें कौन कौन सी मिठाई पसंद है, खाने में तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या खाना पसंद करते हो, तुम्हें कौन सा फल पसंद है, फलों के स्वाद के बारे में अगर तुम कुछ कह सकते हो तो बताओ। तो ये रुचि के आधार पर कौन सा कार्य तुम्हें करना पसंद है, घर में कौन सा ऐसा कार्य होता है जो तुम्हें नहीं अच्छा लगता, या विद्यालय में कौन सी ऐसी गतिविधि होती है जो तुम्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए, या क्या चाहते हो तुम विद्यालय में तुम्हारा हम लोग मिलकर के और क्या क्या कार्य करें, या किस तरीके से हम आपके साथ शिक्षण कार्य करें। तो रुचियां, बच्चे जब रुचियों को व्यक्त करते हैं तो वहां भी उनको अपने अनुभव और जो पूर्व ज्ञान होता है उसके आधार पर बात कहने का अवसर मिलता है। और यह शिक्षक को भी अपनी कक्षा को संचालित करने के लिए या अपने शिक्षण विधि में संशोधन करने के लिए अवसर देता है। जब हम बच्चों के साथ इस तरह के प्रश्न करते हैं और बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो केवल ये मौखिक भाषा विकास नहीं हो रहा है, वो कहीं नए शब्दों को ही मात्र वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो शुद्ध उच्चारण के साथ ही अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं, वो वाक्यों को सही तरीके से कहना और सही फ्रेम में कहना भी सीख रहे हैं, और ये सारी बातें उसमें जुड़ती रहती हैं। आप बच्चों के साथ शुरुआती दौर में खेल संबंधी बातों को भी कर सकते हैं। एक प्रश्न आपके बीच से आया है कि गतिविधि सत्र के आरंभ में या बाद में? हाँ ठीक है, देखिए गतिविधियां जो होती हैं, सीखने सिखाने से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं, यह शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि शुरुआत में कराई जाए, मध्य में कराई जाए या अंत में कराई जाए। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं अपनी कक्षा को किस प्रकार से संचालित करना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि मेरी कक्षा एक गतिविधि से संचालित होगी और फिर उस गतिविधि के अंदर जो बातें आएंगी उनको लेकर ही मैं आगे बात करूंगा, बच्चों से चर्चा करूंगा। जैसे कि किसी कहानी को सुनाने की बात होती है तो फिर हम ये देखते हैं कि पहले हम कहानी सुनाएं या पहले उससे सामान्य बातचीत करें, या हम पहले बच्चों से कुछ शब्दावली पर बातचीत कर लें, या फिर कोई हम रोल प्ले कर लें, या उसके बच्चों से कोई चित्र बनवा लें। तो ये हम खुद फैब्रिकेट करते हैं, शिक्षक खुद गतिविधियों का निर्माण करता है कि गतिविधि किस स्तर पर कराई जाए, शुरुआत में, मध्य में या अंत में। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, ये तो शिक्षक की सुविधा है, उसकी शिक्षण योजना है, वो किस तरीके से अपने कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से आयोजित कर सकता है। ठीक, तो जैसे खेल संबंधी बातचीत है, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में भी बहुत से खेल खेलते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं। तो आप बच्चों से अगर कुछ ऐसे जो प्रश्न आपको यहाँ दिख रहे हैं कि तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है, बच्चे अपनी रुचि बताएंगे, अपने खेल के बारे में जो खेलते हैं और जो उन्हें अच्छा लगता है उसके बारे में बताएंगे। हाँ, जब आप उनसे प्रश्न करेंगे इसे कैसे खेला जाता है, अब देखिए यहाँ बच्चों को अपनी बात को विस्तार से कहने का अवसर मिलेगा।
अब वो देखेंगे, अब वो उनको क्षमताएं उनकी इस प्रकार से विकसित होंगी कि वो पूरी तरीके से उसको व्याख्यात करेंगे कि पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, इसका ये नियम होता है, फिर इसको ऐसे खोला जाता है, इसमें इतने लोग शामिल होते हैं, इसमें इस चीज का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने अपनी बात को क्रमबद्ध तरीके से रखना सीखा, उस प्रोसेस में वो शामिल होते हैं। तो अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास जो है उनकी और बेहतर विकसित होने लगेगी। तुम किसके साथ खेलते हो, तो वहां पर वो अपने सहपाठियों को या अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, उनको शामिल करते हैं, तो उनकी बात करते हैं और फिर वो सारी चीजों को आपके साथ साझा करते हैं। तो खेल संबंधी बातचीत भी शुरुआती दौर में बच्चों के साथ की जा सकती है। दैनिक क्रियाकलाप, यह भी बच्चों के जीवन में बहुत ही आवश्यक है शुरुआती दौर में, क्योंकि यहाँ से बच्चों में स्वस्थ आदतों का निर्माण होता है और स्वस्थ आदतों के निर्माण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और यदि ये भाषा की कक्षा में अगर हम शिक्षक कर पा रहा है, या भाषा की कक्षा के माध्यम से हम बच्चों में जो उनके दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो स्वस्थ आदतें हैं, उन पर हम बातचीत कर पाते हैं या उनमें इन क्षमताओं का विकास कर पाते हैं, तो यह भी आगे की पढ़ाई के दौरान या आगे की कक्षाओं में उनको बहुत मदद करता है। जैसे कि रोज तुम क्या क्या करते हो, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है, आप उनसे उनके बारे में बातचीत करें। आप देखें कक्ष में एक बच्चा बताएगा, बाकी बच्चे सुन रहे होंगे, दूसरा बच्चा बताएगा, फिर बाकी बच्चे सुन रहे होंगे। हर बच्चे की दिनचर्या थोड़ी मोड़ी अलग हो सकती है, उनमें थोड़ा अंतर हो सकता है। अब यहाँ शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका में होता है, फिर वो उन सारे बच्चों की बातों को, उनके अनुभवों को वो समेटता है। अंत में वो कहता है कि आपको प्रतिदिन कौन सी दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, किस दिनचर्या को आप या रोज रोज आपको क्या क्या करना चाहिए। प्रतिदिन घर में 10 मिनट आधे घंटे बैठ करके अपने माता पिता के साथ थोड़ी सी बातचीत जरूर करनी चाहिए, थोड़ा सा अध्ययन जरूर करना चाहिए, खेलना बहुत आवश्यक है, समय से खाना पीना बहुत आवश्यक है। इन सारी बातों को वो साझा करता है। हाँ, आपके बीच से एक प्रश्न आया है, क्या स्थानीय भाषा की बात एनईपी में की गई है? हाँ, निश्चित रूप से ये की गई है और कहा गया है स्थानीय भाषा का यहाँ देखिए संदर्भ है मातृभाषा, स्थानीय भाषा, घर की भाषा, परिवेश की भाषा। इन सारी बातों को लेकर के बातचीत की गई है। तो आप इनको अलग अलग करके न देखें, बल्कि ये देखें कि यदि मातृभाषा की बातचीत हो रही, जैसे मैं केरल के संदर्भ में बातचीत करूं, तो वो कह रहे हैं कि केरल की कक्षा में एक में बच्चों के साथ मलयालम में बातचीत की जा सकती है, उनके साथ कक्षा शिक्षण मलयालम भाषा में की जा सकती है। अब कोई किसी पॉकेट में केरल के कोई और मलयालम से इतर कोई भाषा, लोकल लैंग्वेज वहां पर इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो वहां पर की विद्यालयों में, वहां की कक्षाओं में उसको भी प्रयोग करने की बातचीत कर रहे हैं। वहां कोई बाध्यता नहीं है। आप एनईपी को पढ़ेंगे, वहां पर इस पर विस्तार से चर्चा किया गया है। तो दैनिक क्रियाकलाप की जो बातें हैं वो आप बच्चों के साथ जब करें तो आप देखेंगे कि उनके साथ मौखिक भाषा विकास भी होगा, वो आपके साथ बहुत अच्छे सहज तरीके से अंतःक्रिया भी कर पाएंगे और साथ ही साथ वो बहुत सी चीजें सीख भी पाएंगे। यात्रा संबंधी बातचीत, आप छोटे बच्चों के साथ शुरुआती दौर में अगर उन्होंने कहीं घर से बाहर उन्होंने यात्रा की है, बच्चे करते भी हैं, तो आप उनसे यात्रा के बारे में बातचीत करें, वो उसका वर्णन करेंगे। यह एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को अपनी बात कहने का। आप उनको अगर ऐसा अवसर दे रहे हैं तो आप देखें कि बच्चे बहुत अच्छे से अपनी यात्राओं का वर्णन करते हैं, वहाँ पर जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं और आपको सारी बातें विधिवत सुनाएंगे। अगर कोई उनका कोई ऐसा अनुभव है जो बहुत सुखद है, वो उसको भी खुशी के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। कोई घटना घटी है उसके बारे में भी आप जाने, उसको भी वो आपको बताएंगे। बहुत बेहतर तरीके से बच्चे अपनी बातों को कहते हैं। शिक्षक को सिर्फ अवसर देना है, उनके साथ कुछ प्रश्न रखने हैं और सारे बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना। किन किन साधनों से आपने यात्रा की है उनके बारे में बताएं, किस साधन से यात्रा करना आपको अच्छा लगा, किस में सबसे मजा आया, ऐसे प्रश्न आप उनके सामने रख सकते हैं। आप में से एक प्रश्न और आया है, स्थानीय भाषा से मानक भाषा की ओर जा सकते हैं? निश्चित रूप से एक शिक्षक को स्थानीय भाषा से मानक भाषा की ओर जाना ही होगा कक्षा में, बट शुरुआती दौर में स्थानीय भाषा को जो बच्चे प्रयोग कर रहे हैं उसको आपको सम्मान देना होगा, उनको आपको जगह देनी होगी और धीरे धीरे आप जब मानक भाषा का प्रयोग करेंगे कक्ष में अपने बोलने चालने के दौरान, उनसे प्रश्न पूछने के दौरान, तो बच्चे फिर आपकी भाषा को अनुकरण के माध्यम से वो वैसे ही इमिटेट करेंगे, वैसे ही वो फिर बोलने लगेंगे धीरे धीरे और फिर मानक भाषा में आ जाएंगे और फिर कुछ समय के बाद देखेंगे कि बच्चे मानक भाषा में बोलने लगे। तो ये एक दिन में संभव नहीं है, इस पूरी यात्रा को हमको तय करना होता है। आप हिंदी से अंग्रेजी में जैसे यात्रा तय करते हैं,
आप हिंदी में बोलते हो, फिर धीरे धीरे आप अंग्रेजी के शब्द जो आपके कक्ष में तैरते हैं, या आप ऐसे माहौल में बैठते हैं जहां पर कि सभी लोग अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, तो आपकी बाध्यता होती है, और फिर धीरे धीरे आप उस भाषा को सीखते हैं और फिर उसी तरीके से इमिटेट करने लगते हैं। उसी तरीके की यात्रा हमको स्थानीय भाषा से, मातृभाषा से, या जो हमारी घर की भाषा है उससे, और मानक भाषा के पर भी हमको ऐसी ही यात्रा करनी होगी और उन बच्चों को करानी होगी। और यह यात्रा जितनी ही आप सहज तरीके से कराएंगे, जितनी ही आसानी से कराएंगे, उतना ही बच्चों के लिए यह बेहतर होगा और उनकी भाषाई दक्षता विकसित होगी। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी बातचीत आप यह भी बच्चों से कर सकते हैं शुरुआती दौर में। जब आप समय सारणी अभी आपके साथ साझा होगी मॉड्यूल के माध्यम से, तो आप देखेंगे प्रतिदिन आपको एक एक्टिविटी पर बच्चों से बातचीत करने का अवसर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आप बहुत से बातचीत करेंगे। आप एक दिन एक एक्टिविटी पर बातचीत करें, एक जैसी बातचीत कर लें, जिससे कि सारे बच्चों के बीच वो मैसेज चला जाए और सारे बच्चे उन एक्टिविटीज से जुड़ जाएं, और वैसे ही बदलाव की अपेक्षा आप उनसे कर सकते हैं। जैसे क्या तुम प्रतिदिन नहाते हो? तो छोटे बच्चों में नॉर्मली आप देखें कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर जो वहाँ का मौसम है अलग अलग है, और जिस परिवेश से बच्चे आते हैं, हो सकता है वो प्रतिदिन न नहाते हो, या घर में इस तरह का माहौल ना हो, या इसलिए उनको प्रेरित भी ना किया जाता हो माँ बाप के द्वारा। तो वहाँ पर आप उनको इसके लिए सचेत कर सकते हैं कि क्या लाभ है यदि आप प्रतिदिन नहाते हैं तो। और ये तभी कर पाएंगे जब बच्चों से आप पहले प्रक्रिया जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और उनके कारणों को जानेंगे, फिर आप अपनी बात कह पाएंगे। क्या तुम प्रतिदिन दांत साफ करते हो? यदि ये प्रश्न होगा तो संभवतः बच्चों के दोनों तरह के उत्तर आएंगे, हाँ करते हैं, नहीं भी करते हैं। कुछ बच्चे शुरुआती दौर में दांत साफ करने के तरीकों को भी नहीं जानते हैं, कैसे धोते हैं, कुछ राख से धोते हैं, कुछ मंजन करते हैं, कुछ दातून करते हैं, कुछ ब्रश करते हैं। तो आप उन पर बातचीत कर लीजिए, उनके तरीकों पर बातचीत कर लीजिए। तो वो बच्चों को आपने इस भाषाई कक्षा में उसके लिए भी आपने उनको सक्षम बनाया। हाथ कैसे धोते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अभी देखिए कोविड में भी बातचीत की जा रही है, मास्क लगाइए, हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। तो आप देखें कि स्लाइड में शायद हाथ की जो वर्तनी है ये गलत प्रिंट हो गई है, आप देख पा रहे होंगे, वहां पर हाथ होना चाहिए था। ठीक, तो हाथ कैसे साफ करते हैं, यदि ये बात आ रही है, आप बच्चों से इस पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पर भी बच्चे फिर आप उनको हाथ धोने के तरीके सिखा सकते हैं। जो 6 स्टेप हैं आप उस पर बातचीत कर लें। यदि आपने ऐसा कर लिया तो वास्तव में आपने बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया और आप सफल हो गए। और ये शुरुआती दौर में, और इस दौर में आप देखिए कि भाषाई दक्षता विकास के साथ साथ आप कितनी सारी क्षमताओं के विकास की बातचीत कर रहे हैं जो बच्चों के साथ शुरुआती कक्षाओं में हो रही है। और बच्चे बड़े सहज ढंग से आपके साथ प्रतिदिन इस भाषा की कक्षा में अंतर्क्रिया कर रहे हैं। आपकी सारी बातों का वो जवाब देंगे, आपके साथ पूरे समय तक वो जुड़े रहेंगे। आपके बीच से एक और प्रश्न आया है, समग्र से अंश या अंश से समग्र, कौन सा बेहतर? सर यहाँ बेहतर दोनों ही है, ऐसा कहीं नहीं कहा जाता कि यह बेहतर है, क्योंकि शिक्षाविदों ने दोनों ही तरीकों को एकदम सटीक पाया है। सिर्फ उन्होंने यह अपेक्षा की है कि दोनों में समन्वय होना चाहिए। अगर शिक्षक यह कहता है कि मात्र समग्र से अंश की ओर बढ़कर ही मैं सफल हो जाऊंगा, तो शायद उसे थोड़ा कठिनाई होगी। या यदि कोई शिक्षक यह मानता है कि मैं अंश से समग्र की ओर बढ़कर ही सफल हो जाऊंगा, तो शायद उसको भी कठिनाई होगी। लेकिन यदि कोई शिक्षक समग्र से अंश और अंश से समग्र दोनों को लेकर के कक्ष में चलता है, जिसको हम संतुलित भाषा शिक्षण पद्धति भी कहते हैं, तो वो बेहतर तरीके से सफल हो पाएगा। उसके कक्ष के बच्चे भाषाई दक्षता को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर दोनों विधियों को बैलेंस तरीके से लेकर चलने की बातचीत की जा रही है। आप छोटे बच्चों के साथ शुरुआती दौर में सुरक्षा और सावधानी संबंधी भी बातचीत करें, ये बहुत आवश्यक है। आप स्कूल किसके साथ आते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपनी जानकारी देंगे। भाई बहन के साथ आते हैं, माता पिता के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, या किस तरीके से वो विद्यालय आते हैं, सड़क पार करते समय आप क्या क्या ध्यान रखते हैं, ये बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के साथ बातचीत करना। और खास करके जब वो अकेले आते हैं, रास्ते में कोई सड़क पड़ रहा है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं सावधानी की आवश्यकता है, उनको सुरक्षा किस प्रकार से दी जा सके। या बड़े भाई बहन के साथ सड़क पार किया करो, रुक जाया करो, साथ में आया करो, अकेले मत आया करो। इस तरह की आप उनके साथ बातचीत के माध्यम से आप उनको सक्षम बना सकते हैं कि बच्चे इन बातों का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और विद्यालय में नियमित आते रहें। जैसा हमने शुरुआत में भी आपसे चर्चा किया था कि ये जो हमारा जो 90 दिन का जो कोर्स है, ये जो ब्रिज कोर्स है जिसको हम कह रहे हैं कि स्कूल की तैयारी, तो इसके माध्यम से बच्चों को के साथ रंग पर भी कार्य करने की आवश्यकता है।
और उसके लिए शुरुआती दौर में हम बच्चों के साथ रंगों की विभिन्न रंग जो है उनकी पहचान कराना, और हमने कुछ आकृतियां दे दी और उसमें रंगों को भरना, और आकृतियों में जब वो बच्चे रंग भरते हैं तो आप निश्चित रूप से उनको, चाहे आप पेंसिल कलर दें या वैक्स कलर दें या वाटर कलर दें, जो भी दें, छोटी कक्षाओं में तो पेंसिल और वैक्स कलर ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो बच्चे देखिए वहां पर एक कलम की तरीके से उस पेंसिल को पकड़ते हैं या उस वैक्स कलर का जो पेंसिल उसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पर अब हम लेखन की तरफ भी आगे बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं उनके हाथ में हम लिखने की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं, और काम यहाँ रंगों का हो रहा है, रंगों की पहचान करा रहे हैं उनसे। हम कंट्रोल्ड वे में वो एक आकृति के अंदर ही रंग भरने को कह रहे हैं। शुरुआती दौर में आप आड़ी तिरछी लाइनें भी उससे खींचने को कह सकते हैं, अलग अलग रंगों की पहचान करा सकते हैं। जैसा आप निर्देश देंगे कि चलिए आप 2 लाइन लाल कलर से खींचिए, 2 लाइन नीली कलर से खींचिए, 2 गोले पीले रंग से बनाइए, 2 गोले नीले रंग से बनाइए, तो आपके निर्देश का वो अनुपालन कर रहे हैं, रंगों को भी पहचान रहे हैं, निर्देशों का भी अनुपालन कर रहे हैं, और वो लिखने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो रंगों के माध्यम से भी आप बच्चों को आगे की बात उनके साथ कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखें कि बच्चों के साथ आप कुछ रंगों से संबंधित कविताएं भी साझा कर सकते हैं, कुछ गीत साझा कर सकते हैं। ये आपकी कक्ष में शुरुआती दौर में जब आप कविता और गीत को लेकर के, कहानी को लेकर के बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं मौखिक भाषा विकास पर, तो वहां पर आप इस प्रकार की कुछ कविताओं को भी साझा कर सकते हैं। हरे गुलाबी लाल बैगनी नीले नीले पीले पीले, लाया हूं जी मैं गुब्बारे प्यारे प्यारे ये चमकीले। आप इस तरह की कविता बच्चों को सुनाएं, उनके साथ साझा करें, और हाव भाव से आप उनके साथ गाएं, और फिर आप जैसे हरे हैं तो फिर हरे रंग का आइडेंटिफाई कराएं कि वो कहाँ पर, अगर आपने कहीं लगा रखा है, ये जैसा चित्र में दिख रहा है, इसमें आप उनको अवसर दें कि वो हरे रंग पर अपनी उंगली रखें या बताएं कहाँ पर हरा गुब्बारा है, कहाँ नीला है, कहाँ बैगनी है। तो रंगों की पहचान पर भी कार्य होगा। बच्चों के लिए एक छोटी सी गतिविधि भी होगी, खेल भी होगी, और रंगों की पहचान भी होगी, और बच्चों को बोलने का अवसर भी मिलेगा। आप देखें कि हमारी पाठ्यपुस्तक में शुरुआती कक्षाओं में, अब जब हम ब्रिज कोर्स बच्चों के साथ चला रहे होंगे, जब हम वो स्कूल की तैयारी के अंतर्गत हम बच्चों के साथ 90 दिनों तक बातचीत कर रहे होंगे, तो केवल वो जो कार्यक्रम हमारा उनके साथ चलेगा, जब हम उनको इस हेतु सक्षम बना पाए कि वे वर्णों को पहचानने लगे, उनका शुद्ध उच्चारण करने लगे, वर्णों को पढ़ने लगे, शब्दों को पढ़ने लगे, और सरल वाक्यों को पढ़ने लगे। यहां तक यदि हम पहुंचाने के लिए अपने पूरे स्कूल के तैयारी कोर्स को 90 दिनों तक लेके चल रहे हैं, तो उस पर तो कार्य होगा ही, साथ ही साथ आप उस समय सारणी में देखेंगे, हम जो हमारी रिमझिम पाठ्यपुस्तक है उसमें भी बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से शुरुआती पाठों को इस तरीके से रखा गया है, जब हम बच्चों को सिर्फ मौखिक भाषा विकास के लिए ही प्रेरित करते हैं। हम वहां पर भी उनसे लिखने की अपेक्षा नहीं करते। कल एक प्रश्न आपके बीच में आया था कि किताब में तो शुरू से ही ऐसा कहा गया है कि वहां लिखना तो बच्चा कैसे लिख पाएगा, कुछ इस तरह की बात कल आई थी। तो ऐसा नहीं है, किताब में भी शुरू में समग्र भाषा पद्धति का ही अनुपालन किया गया है। आप देखेंगे 2 पाठ के बाद में वहां पर एक अंगूठे से निशान लगाने का, रंगों को लगा करके और अंगूठे से अंगुली के छाप लगाने की बातचीत की गई है, और उसके माध्यम से फिर कुछ आकृतियां बनाने की बातचीत की गई है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये लेखन के लिए तैयार करने की बात है, वहां पर लिखने की कोई बात नहीं की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से जो चित्र दिए गए हैं, एक चित्र आपके सामने प्रदर्शित है, ये चित्र दिए गए हैं बच्चों के लिए। वास्तव में शिक्षक इन चित्रों के माध्यम से बच्चों को मौखिक भाषा विकास के लिए तैयार करेगा, या उनके साथ मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेगा। और ये चित्र पूरी तरीके से अवसर देते हैं कि बच्चे अपने अनुभव और उनका जो पूर्व का ज्ञान है, जो उनकी समझ है, तर्क करने की शक्ति जो है, उनकी जो अपनी क्षमता है, जिस पर कि RTE 2009 भी अपनी बात कहता है कि जहां तक संभव हो कक्षा में, RTE में भी इस बात को संदर्भित किया गया है कि स्थानीय भाषा में बच्चों को कक्षा शिक्षण करना चाहिए, और बच्चों को तर्क क्षमता, अनुभव और उसके आधार पर अपनी बात को कहने का अवसर दिया जाना चाहिए। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शुरुआती, देखिए आप इस चित्र को देखें, यहाँ पर शिक्षक बहुत से ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, जब प्रश्न करने की बातचीत आती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, प्रश्न हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ऐसे प्रश्न जो खुले छोर के प्रश्न होते हैं, और एक ऐसे प्रश्न जो बंद छोर के प्रश्न होते हैं।
तो शुरुआती दौर में आप बच्चों के साथ बंद छोर के प्रश्न करें। बंद छोर के प्रश्न अर्थात ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर बच्चे हाँ या ना में या एक शब्द में या दो शब्द में दे पाए। जैसे कि आपको इस चित्र में कुल कितने बालक दिख रहे हैं या कुल कितनी बालिका दिख रही है, और बेहतर हो बालक बालिका की जगह आप कहें कितने बच्चे दिख रहे हैं, क्योंकि हम शिक्षक को कहीं भी जो लैंगिक विषमता है इसको कहीं पर एड्रेस नहीं करना है। हम अपनी बातों से, अपने प्रश्न के माध्यम से बच्चों में कहीं इस बात का आभास उनको न कराएं कि हम बालक बालिका में विभेद करके बातचीत करना चाहते हैं या आपको उस ओर मैं ले जा रहा हूं। तो आपके प्रश्न में भी बड़ी सटीकता होनी चाहिए और बहुत सावधानी से प्रश्न बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस चित्र में आपको कितने बच्चे दिख रहे हैं, कौन 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 क्या क्या कर रहा है, कौन ये बच्चे जो दाहिनी तरफ दरवाजे के सामने बैठे हैं ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या इस तरह का आप भी खेल खेलते हैं, इस खेल को कैसे खेला जाता है, हैंडपंप पर पानी कौन कौन पानी पी रहा है या हैंडपंप पर क्या हो रहा है। आप देखें कि पेड़ के पीछे कौन छुपा है, अच्छा जो पेड़ के पीछे छुपा वो क्या सोच रहा होगा या कोई खेल खेल रहा है क्या। ऐसा तो खेल मैं भी एक खेलता था, आप भी खेलते थे क्या, कौन इस खेल का क्या नाम है, कैसे खेलते हैं इस खेल को। कुछ पक्षी भी बैठे हुए हैं, ये पक्षी क्या कर रहे हैं, यहां उन्हें दाना कहां से मिल गया, ये कहां का दृश्य हो सकता है, मुझे तो स्कूल नहीं लग रहा। क्या आपके मोहल्ले में भी कोई ऐसा स्थान है। इस तरीके की जब आप प्रश्न करेंगे और फिर पीछे एक पहाड़ दिख रहा है, क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई पहाड़ है क्या तुमने पहाड़ के आसपास की कभी कोई यात्रा की है। जब इस तरह के प्रश्न करेंगे और बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देंगे तब आप देखेंगे कि वो अपने अनुभव, चिंतन, ज्ञान और समझ को लेकर के बेहतर तरीके से अपनी बात को कह पा रहे हैं। और यही इस पाठ्य पुस्तक के शुरुआती समय में ये उद्देश्य दिया गया है। तो हमको इनको भी लेकर के बच्चों के साथ साझा करना है। कहानियां उनको सुनानी है। एक आप देखेंगे कि यहाँ पर एक शुरुआत में एक पाठ झूला है, तो वहां पर हम शिक्षकों से अपेक्षा की गई है कि अब झूला क्या है तो बच्चे झूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो भी आप उनसे चर्चा करें, उसके बारे में बातचीत करें, संभव हो तो विद्यालय के प्रांगण में उनको दिखाएं। और झूला कविता को आप उनके साथ सस्वर वाचन करें, हाव भाव के साथ, गीता के साथ, बच्चों को उसको याद कराएं, बच्चे झूला कविता को गाएं और फिर उससे संबंधित जो अभ्यास कार्य फिर उनको आगे के समय में फिर उस पर हम कार्य करेंगे। तो शुरुआती दौर में कहानियों को साझा करना, कविताओं को साझा करना, बच्चों को सुनाना और उनसे सुनना, ये दोनों जो कार्य हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में जब होंगे तब बच्चे आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से अपनी मौखिक भाषा को विकसित कर रहे हैं। और भाषा सीखने में कई जो स्टेप्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम शुरुआती दौर में पहले मौखिक भाषा विकास पर कार्य करते हैं, फिर हम ध्वनि जागरूकता उनके अंदर पैदा करते हैं, ध्वनि के प्रति समझ विकसित करते हैं, और फिर ध्वनि और अक्षर में सहसंबंध हम स्थापित करने का कार्य करते हैं कि किस ध्वनि के लिए कौन सा अक्षर लिखा जाता है या किस अक्षर वर्ण के लिए कौन सी ध्वनि हम उत्पन्न करते हैं। और उसके तरीके फिर आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हम उनको धारा प्रवाह पढ़ना सिखाते हैं, जब बच्चे मात्राओं को मिला करके और धारा प्रवाह तरीके से पढ़ पाते हैं। फिर हम उनको इस तरह विकसित करते हैं कि वो समझ के साथ पढ़ पाएं, उसके लिए हम उनको तैयार करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हम उनके शब्दकोश में विकास करते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं तो हम उनको लिखने की ओर अग्रसित करते हैं। तो ये जो चरण होते हैं भाषा सीखने के बच्चों के साथ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। यदि इस तरीके से हम आगे बढ़ें तो हम बच्चों के साथ बेहतर उनका जो भाषाई दक्षता उसको विकसित कर सकते हैं। और ये पूरा मॉड्यूल, ये जो पूरा आपका स्कूल की तैयारी का जो ये जो समय सारणी है वो इसी प्रकार से निर्मित किया गया है, इन बातों का ध्यान रखते हुए निर्मित किया गया है कि शिक्षक धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बच्चों के साथ आसान तरीके से सहज माहौल में उस कार्य को पूरा करें और बच्चों को फिर इसलिए तैयार कर दे कि वो कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक से अंतःक्रिया कर पाए, उसकी विषय वस्तु को बेहतर तरीके से समझ पाए और कक्षा 1 के अंत में जो अधिगम स्तर है वहां तक हम उनको पहुंचा पाए। इसी क्रम में देखिए एक चित्र आपको और दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल का पहला दिन। अब यह भी शुरुआती दौर में ही दिया हुआ है, इस किताब को आप देखें वहां पे शुरुआती दौर में ही इस बात को भी वहां पर दिखाया गया है, एक चित्र दिखाया गया और ये अपेक्षा की गई है कि शिक्षक बच्चों से एक कक्ष का जो वातावरण है वहां का जो दृश्य है इसको लेकर के उसको दृश्य को लेकर के बातचीत करें और बच्चों से बहुत से प्रश्न करें। यहाँ पे बहुत से देखिए आप रंगों पर भी प्रश्न करने का अवसर है,
बच्चों के क्रियाकलाप पर भी प्रश्न करने का अवसर है। शिक्षिका जो हैं, जो बच्चों के साथ गतिविधि का, आप ये देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर दिखाई गई है कि लड़के और लड़कियां यहाँ मिक्स एकदम समेकित रूप से बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई ऐसा लैंगिक विषमता नहीं है और बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य भी कर रहे हैं। शिक्षिका भी अंतर क्रिया कर रही है, सारे सहज हैं, एक स्तर पर हैं। शिक्षिका ने कुर्सी छोड़ करके जमीन पर दरी पर बैठी हुई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। हम यह एहसास कराते हैं, ये छोटी, आपको लगता होगा कि ये छोटा सा कार्य है, लेकिन ये बच्चों के मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जब शिक्षक बच्चों के साथ उसी स्तर पर बैठता है और उनके साथ वार्तालाप करता है, छोटे समूह में बैठता है, बड़े समूह में बैठता है, तो बच्चों के मन मस्तिष्क में एक बहुत ही अच्छा यह प्रभाव जाता है कि हम, शिक्षक हमारी जैसी हैं, वो हमारी दोस्त हैं। जब हम कहते हैं ना कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है, तो उस दौरान आप ये देखें कि उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। हमको मित्रवत व्यवहार करने का तरीका ये नहीं है कि सिर्फ हम अपने शब्दों से और अपनी बातचीत से ही मित्रवत व्यवहार करें। हमको उस तरीके का व्यवहार करने के लिए हमको बच्चों के स्तर पे बैठना पड़ेगा, उनके बीच बैठना पड़ेगा और इस तरीके से अंतःक्रिया करनी पड़ेगी कि बच्चों को लगे ये तो मेरी माँ जैसी है, मेरी मैडम, मेरी शिक्षिका, मेरी अभिभावक जैसी हैं, ये मेरे अपने परिवार के सदस्यों जैसी हैं। वो उस तरह का जब भाव लाएगा, और जब शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को भी इसी भूमिका में होना होगा कि हम बच्चों के साथ जब बातचीत करें तो ऐसे इस तरीके का शब्द प्रयोग करें, इस तरीके का निर्देश दें जैसे लगे कि वो हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनके साथ एकदम सहज तरीके से बातचीत करें। तो ये दृश्य, इस तरीके के दृश्य जो दिए गए हैं, आप देखिए कि यहाँ पर एक तार पर कुछ किताबें भी लटकाई गई हैं। इस तरह की लाइब्रेरी हम अपने विद्यालयों में बना भी रहे हैं और बहुत जगह ऐसा शिक्षक प्रयोग भी कर रहे हैं। ये बच्चों को अवसर देता है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से वहां से किताबों को उठा लें और उनको पढ़ लें और फिर वहीं रख दें। तो ये सारे तरीके बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए ये पाठ्य पुस्तक में इन चित्रों को शुरुआती दौर में ही शामिल किया गया, शुरुआती पाठों में ही आप देखेंगे। एक और बात आपको इस किताब में मिलेगी, इसको लेकर के ही हम आपके साथ आज का जो काम है वो भी साझा करेंगे। आप यहाँ देखें, एक पाठ है जिसका नाम है रसोई घर। इस रसोई घर नामक पाठ में आप देखिए दाहिनी तरफ ऊपर 5 वर्ण लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, घ, थ, च, ज और ओ। इस पाठ्य पुस्तक की यह विशेषता है कि आपको सारे पन्नों में इस तरह के वर्ण और अक्षर मिलेंगे, और ये अक्षर इस बात को ध्यान में रख करके यहां पर रखे गए हैं कि इस पन्ने पर, इस पाठ में इस ध्वनि को लेकर के कार्य किया गया है। यह इसकी विशेषता है। तो यह आपको अवसर दे रहा है कि जब आप समग्र रूप से इस पाठ को लेकर के बच्चों के बीच में हैं, तो उसी के साथ साथ अंश आधारित पद्धति पर आप वहां पर वर्णों की ध्वनियों को और उनकी आकृतियों को लेकर भी कार्य कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक समाप्त होने तक आप क्रमशः, क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे अलग अलग और 2-2, 3-3 वर्णों की आकृतियों को और ध्वनियों को लेकर के बच्चों के साथ कार्य कर सकते हैं, और अंत में देखेंगे कि पूरी बातें आपकी समेकित होती हुई दिख रही हैं। एक पाठ का और उदाहरण देखिए जो मैं शुरुआत में आपसे चर्चा कर रहा था, अंगूठे की छाप। ये शुरू का ही एक पाठ है, पृष्ठ संख्या 6-7 पर दिया हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर एक गतिविधि करने को दी गई है। ये लेखन की तैयारी है, बच्चे ऐसे कर पाएंगे जब बच्चे शुरुआती दौर में घर से आते हैं और जब वो लिखने को तैयार नहीं होते या लिखने की अभी उनकी पूरी समझ नहीं होती कि वर्णों की आकृति कैसे बनाई जाए, शब्दों को कैसे लिखा जाए। उस स्तर पर वो रंगों को अपने अंगुलियों पर लगा करके इस प्रकार के छाप लगा सकते हैं, और जब आप उनको ऐसी आकृति जैसी बाईं तरफ पृष्ठ 6 पर दिख रही है, जब आप ऐसी आकृति स्वयं बनाएं और कहें कि आप भी क्या ऐसा बना सकते हैं, तो आप देखिए दाहिनी तरफ कुछ हिंट दिया गया है। 8 कठपुतली, गठरी, चिड़िया, अनार। अब उनको बनाने का अवसर दें, वो बनाएंगे, वो अपनी पूरी रचनात्मकता को यहाँ पर सृजित करेंगे। आप मार्गदर्शक की भूमिका में आप उनके कार्यों को सराहें। जो भी वो कल्पना कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी सृजित कर रहे हैं, आप उनको देखें, उनका अवलोकन करें और उनको आप उनका बेहतर पश्च पोषण करें। यह आपसे अपेक्षा है। तो किताब में इन बातों का भी ध्यान रखा गया है। चलिए, आज जो कुछ भी हमने साझा किया आपके साथ,
इसको लेकर के आपके साथ कुछ कार्य को साझा किया जाए जो आपको करना है। कल के सत्र में एक बात आई थी कि आज का काम कहां भेजना है, तो इसके लिए संभवतः आपको एक निर्देश दिया जा चुका है कि आप अपने कार्यों को जो प्रतिदिन आपको दिए जा रहे हैं विभिन्न सत्रों में, इसको आप पूरा करके और अपने जनपद के गाइड पर आप इसको प्रेषित करेंगे और वहां पर उसका आकलन किया जाएगा और साथ ही साथ मूल्यांकन किया जाएगा। एक और प्रश्न था कि ये जो एनसीईआरटी की नई किताब 1 अप्रैल से अगले सत्र में चलने जा रही है, ये आपको मिलेगी कहां? तो इसके बारे में आप एनसीईआरटी के साइट पर जाकर के और वहां रिमझिम आप टाइप करके देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरी किताब मिल जाएगी। और जो दीक्षा ऐप है जहां पर हमारी परिषदी पाठ्य पुस्तकें हैं उपलब्ध, वहीं पर जब आप एनसीईआरटी लिखेंगे और या सीधे आप रिमझिम 1 लिखें तो वहां भी आपको पाठ्य पुस्तक मिल जाएगी, वहां भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। अभी आपके बीच से एक प्रश्न आया कि खुले छोर के प्रश्न और बंद छोर के प्रश्न क्या होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खुले छोर के प्रश्न ऐसे प्रश्नों को कहा जाता है जिनका उत्तर देने के लिए बच्चे अपना अनुभव और अपना जो उनका जो क्षमता है, चिंतन है, तर्क है, उसको शामिल करते हुए अपनी बात को कह पाएं। और बंद छोर के जो प्रश्न होते हैं वो हाँ या ना के जवाब में होते हैं। तो शुरुआती दौर में जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो हम बंद छोर, जैसे कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है, आपके स्कूल का क्या नाम है, आप कितने भाई बहन हैं, आप प्रतिदिन भोजन में, अगर आपका जब आप खुले छोर पे जाएंगे तो आप ये कर सकते हैं कि आप प्रतिदिन भोजन में क्या क्या खाते हैं। अच्छा, आप बताइए पिछले 7 दिनों में आपके घर में रात में कौन कौन सा खाना बना। अच्छा, आप किसी मेले में गए थे तो उसके बारे में बताइए, आपने वहां क्या क्या देखा था। अच्छा, आपके घर में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए उनके क्या लाभ हैं, आपको उनसे क्या फायदा होता है घर में। तो जो इस तरीके के प्रश्न आप जब करते हैं, जब बच्चों को अपने विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त करने का अवसर मिलता है, तो ये खुले छोर के प्रश्न होते हैं। और खुले छोर के प्रश्न बच्चों को अवसर देते हैं कि वे अपनी बातों को कह पाए, और जब वो अपनी बातों को कहते हैं तो नई नई शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वाक्यों को संयोजित करते हैं, क्रम में रखते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो जिससे उनकी मौखिक भाषा विकसित होती है। एक और आपके बीच से प्रश्न आया, डिकोडिंग क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, होता क्या है कि जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, स्लाइड में लिखा हुआ है आज का काम। तो आज का काम मैंने कैसे पढ़ा या आप कैसे पढ़े, तो हमने 2 ध्वनियों को मिलाया, आ ज का म, ऐसे मैंने बोला। तो यहां पर जो आकृति बनी है, इसको देख करके जो कुछ मैंने बोला, जो ध्वनि मैंने उत्पन्न किया, इसी को कहते हैं डिकोडिंग। और डिकोडिंग में समझ शामिल नहीं होता है। डिकोडिंग मात्र और मात्र वर्णों या शब्दों को देखकर उच्चारित करना होता है। स्पष्ट है? और इसी का वाइस वर्सा होता है इनकोडिंग। जैसा हमने बोला वैसा ही आपने लिख दिया तो वो हो गई इनकोडिंग, और जैसा लिखा है उसको देख करके मैंने उच्चारित कर दिया ध्वनियां, तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। संभवतः आपको स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, तो किताब से संबंधित बातचीत हो गई। काम आपसे अपेक्षा है कि आप इसको नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो कार्य हमको आज के सत्र के बाद करना है वो मैं आपको पढ़ रहा हूं, पढ़ के बता दे रहा हूं। पहला कार्य आपको आज के लिए होगा, रंगों से संबंधित 2 कविता का संकलन करें। 2 कविताएं, जैसा एक हम लोगों ने अभी गुब्बारे वाली कविता साझा देखा और उसको समझा भी कि बच्चों के साथ कैसे हम उसको क्लासरूम में करेंगे, तो उस तरह की 2 कविताएं आप संकलित कर लेंगे। आप चाहे तो स्वनिर्मित भी कर सकते हैं, वो उत्तम होगा। एक और आप कार्य करेंगे, रिमझिम जो कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है, आप जैसा लिंक दिया गया आप वो एनसीईआरटी की साइट पर जाकर के अथवा दीक्षा के साइट पर जाकर के, वहां पर आप सभी के पास दीक्षा तो अब ऐप डाउनलोड है ही है, हम लोग उसी से प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। तो आप वहां चले जाएंगे, पाठ्य पुस्तक का अवलोकन करें, आप देखें उनके विभिन्न पन्नों को और यह पता करें
कि क्या पाठ्य पुस्तक के अलग अलग पन्नों पर जो वर्णमालाएं दी गई, जिस पर भी हमने चर्चा किया आपसे, तो क्या सारी पूरी पाठ्य पुस्तक में हर पन्नों पर जो अलग अलग वर्णमालाएं दी गई हैं, वर्ण दिए गए हैं वर्णमाला के जो, तो वो सबको मिलाकर के क्या वर्णमाला पूरी जा रही है या कोई ऐसा वर्ण है जो छूट रहा है? तो आप एक बार उसको देख लेंगे कि एक पन्ने पर मान लीजिए 2 या 3 वर्ण दिए गए, दूसरे पन्ने पर फिर 2-3 वर्ण दिए गए, तीसरे पन्ने पर फिर कुछ वर्ण दिए गए। तो इन सारे वर्णों को यदि एक जगह लिख लिया जाए तो क्या सारी ध्वनियां हमारी स्पष्ट हो जा रही हैं? सारी वर्णमाला के जो वर्ण हैं वो सारे उसमें शामिल हो जा रहे हैं। तो एक आपका ये छोटा सा कार्य ये होगा। और एक और कार्य करेंगे, जैसा भी आपके बीच से प्रश्न भी आया खुले छोर के और बंद छोर के प्रश्नों को लेकर के, तो एक छोटा सा और कार्य करिएगा आप कि बच्चों से सामान्य बातचीत के लिए प्रश्नों का आप निर्माण करिए। कुछ जैसे हम लोगों ने शुरुआत में कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ साझा किया कि आप इन मुद्दों पर बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न रख करके बच्चों को बोलने का अवसर दे सकते हैं, उनको विचार व्यक्त करने का अवसर दे सकते हैं। और ये जो बातें होंगी ये सिर्फ भाषाई दक्षता विकसित नहीं करेंगी बल्कि बच्चों की और भी क्षमताएं विकसित करेंगी। तो आप भी इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों को निर्मित करने का प्रयास करेंगे, अलग अलग मुद्दों पर करिएगा। और प्रश्न का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर मिले। बात वही आ रही है खुले छोर के प्रश्नों की। बंद छोर के प्रश्न शुरुआती दौर में तो किए जा सकते हैं, लेकिन वो उद्देश्य की पूर्ति तब तक नहीं कर पाते जब तक हम उनके साथ खुले छोर के प्रश्न हम ना कर पाए। ठीक, तो आज आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।